आई होप कि आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी। इस तैयारी के बीच में हम आपको एक छोटा सा 30 to 40 मिनट्स का एक वीडियो देंगे और इस वीडियो में हम आपको ये एक्सप्लेन करेंगे कि कौन कौन सा ऐसा टॉपिक है जो आप मिस नहीं करेंगे। तो प्लीज़ जो सभी स्टूडेंट्स अच्छे से तैयारी कर लिए हों वो इस 30-40 मिनट्स के वीडियो को एक बार वॉच कर लें और देख लें कि उनका कोई ऐसा टॉपिक तो नहीं है जिसको वो मिस कर रहे हैं। तो चलिए ज़्यादा हम टाइम लॉस नहीं करेंगे क्योंकि टाइम बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो फर्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशन। तो लास्ट ईयर ये हम पीडीएफ बना के सेंड किए थे, टाइम नहीं था। इस बार कुछ स्टूडेंट्स ने बोला सर इम्पोर्टेंट पॉइंट बता दीजिए, तो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के लिए हम इसी पीडीएफ को फिर से एक वीडियो के माध्यम से एक्सप्लेन करके आपको सेंड कर रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट चैप्टर हमारा सॉल्यूशन है। इस सॉल्यूशंस में थोड़ा सा आपको याद रखना है कि मोलैरिटी और मोलैलिटी, मोलैरिटी कैपिटल एम और मोलैलिटी स्मॉल एम, दोनों पॉइंट में डिफरेंट क्या होता है। मोलैरिटी जो है नंबर ऑफ मोल्स यानी स्मॉल है, नंबर ऑफ मोल्स आर डिजोल्व इन 1 लीटर सॉल्यूशन एंड मोलैलिटी में क्या है, नंबर ऑफ मोल्स डिजोल्व इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। तो जिन लोगों ने अच्छे से तैयारी की होगी, लर्न होगा, उनको आइडिया लग गया होगा कि हम किस टॉपिक की बात कर रहे हैं और किस फार्मूले की बात कर रहे हैं। तो मोलैरिटी और मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन, ये 3 पॉइंट आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। और मोल फ्रैक्शन पर एक न्यूमेरिकल्स आप एनसीईआरटी से एग्जाम्पल्स को सॉल्व कर लेंगे और उसके बाद फिर हेनरी लॉ और राल्स लॉ, हेनरी लॉ और राल्स लॉ पे एक एक न्यूमेरिकल्स आप एनसीईआरटी का एग्जाम्पल्स या कोई भी जो इन टेक्स्ट क्वेश्चंस है उनसे भी आप लगा सकते हैं। और राल्स लॉ में आइडियल सॉल्यूशन, आइडियल सॉल्यूशन में आपको पॉइंट याद रखना है कि डेल्टा वी मिक्सिंग इक्वल 0 एंड डेल्टा एच मिक्सिंग 0, ये आइडियल सॉल्यूशन में होंगे। और इसी से रिलेटेड एक पॉइंट होता है पॉजिटिव डेविएशन और निगेटिव डेविएशन। तो इनका एक एग्जाम्पल्स होता है एनसीईआरटी में, साफ साफ है, आपने नोट्स बनाए होंगे, नोट्स में भी आपका है कि कौन से ऐसे सब्सटेंस हैं जो पॉजिटिव डेविएशन और निगेटिव डेविएशन शो करते हैं, तो उनको आप अच्छे से रिवाइज कर लेंगे। फिर नेक्स्ट पॉइंट आपका है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज और ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोसिस प्रेशर, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट एंड एलिवेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। तो एक लास्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिस पर लगातार कई बैक ईयर में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है वांट ऑफ फैक्टर पे। तो i इक्वल 0 होगा या i ग्रेटर देन 1 होगा या i लेस देन 1 होगा, इस पे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, ठीक है। तो प्लीज इसको, इतने टॉपिक आपके हैं सॉल्यूशन से जिसको आप अच्छे से रिवीजन कर लेंगे, क्लियर। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पर। नेक्स्ट चैप्टर हमारा है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। हाँ, एक बात याद हम आपको दिला दें कि जो हमारा वांट ऑफ फैक्टर है इस पे एसोसिएशन और डिसएसोसिएशन पे न्यूमेरिकल्स और एमसीक्यू बहुत अच्छे से क्वेश्चन बनते हैं। एक बात और हम आप लोगों को बताना चाहेंगे कि आप लोग कभी एमसीक्यू के लिए टाइम लॉस मत करिए। आप हमेशा टॉपिक और टॉपिक को डीप से अच्छे से बुक से रिवाइज करिए, बुक से बार बार उसको पढ़िए। नोट्स बुक में जो फार्मूला आप अंडरलाइन किए हैं, इम्पोर्टेंट किए हैं, हर टॉपिक को बार बार रिपीट कर लीजिए। उससे ये होगा कि आपके छोटे छोटे क्वेश्चंस, शॉर्ट क्वेश्चंस और एमसीक्यू क्वेश्चंस ऑलरेडी तैयार हो जाएंगे। तो लॉन्ग क्वेश्चन पे फोकस कीजिए और उसके बाद अच्छे से जब उसको रिवाइज करेंगे तो आपका केस बेस का क्वेश्चन भी रेडी हो जाएगा। जो क्वेश्चन नंबर 29 है और क्वेश्चन नंबर 30,
ये जो क्वेश्चंस आपके केस बेस पर डिपेंड हैं, ये क्वेश्चन आपका तभी होगा जब आप चैप्टर को अच्छे से पढ़ के जाएंगे। अगर आप ऊपर ऊपर केवल क्वेश्चन रट रहे हैं, टॉपिक मेन रट रहे हैं, तो ये जो दो क्वेश्चन है 29 और 30, 8 नंबर का जो ये क्वेश्चंस है, ये 8 नंबर आपकी तभी हो पाएंगे जब आप अच्छे से टॉपिक को क्लियर करके जाएंगे। तो 8 नंबर का केस बेस और 16 एमसीक्यू जो आपके आएंगे, ये क्वेश्चन यानी 16 और 8 ये 24 24 नंबर, ये 24 नंबर तभी आपका क्लियर हो पाएगा जब आप हर टॉपिक को अच्छे से क्लियर करके जाएंगे, कॉन्सेप्ट सबका क्लियर होगा। तो ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में सबसे मेन पॉइंट जो आपका पार्ट है वो है हमारा नस्ट इक्वेशन। ठीक है, तो नस्ट इक्वेशन से जो है आपका ई सेल इक्वल ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट का जो कंसंट्रेशन है, तो एक न्यूमेरिकल्स आप जो है नस्ट इक्वेशन पर सॉल्व करके जाएंगे। ठीक है ना, और एक क्वेश्चन आप डेल्टा जी इक्वल माइनस एन एफ ई नॉट सेल। याद रखना, एग्जाम के प्रेशर में कभी कभी बच्चे इधर गड़बड़ करते हैं, गिब्स एनर्जी पूछी जाती है और वो नस्ट इक्वेशन लगा के सॉल्व करते हैं, फिर लास्ट में पता चला कि हमें कंसंट्रेशन दिया ही नहीं गया है, तो फिर फार्मूले को कट पिट करते हैं, फिर वो डेल्टा जी पर आते हैं। तो जब भी आपसे गिब्स एनर्जी की बात होगी, तो गिब्स एनर्जी की बात होगी तो डेल्टा जी इक्वल माइनस एन एफ ई नॉट सेल का यूज करेंगे। इसमें जो n है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या रिडक्शन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन सेम होंगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। और f जो आपका है, f आपका है फैराडे कांस्टेंट, जिसको आपको मालूम है 96,500 लेते हैं। ई नॉट सेल आपकी वैल्यू दे दी जाएगी 1.5 वोल्ट करके, कुछ भी XYZ हो सकते हैं। इस पर आपको आराम से कैलकुलेशन करना है। कैलकुलेशन करने के बाद इसकी यूनिट को आप नहीं भूलेंगे, यूनिट भी लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद फिर हमारा अगला टॉपिक है हाफ सेल एंड फुल सेल रिएक्शन। तो हाफ सेल और फुल सेल रिएक्शंस, एक ऑक्सीडेशन का रिएक्शन लिखा जाएगा, एक रिडक्शन का लिखा जाएगा, और जब दोनों को साथ में लिख दिया जाता है तो उसी को हम बोलते हैं हाफ फुल सेल रिएक्शन। इसके बाद टॉपिक आता है एक फैराडे फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ, इसको आप अच्छे से तैयार करेंगे। लेड बैटरी और प्राइमरी बैटरी एंड सेकेंडरी बैटरी, तो कौन सा चार्जेबल है कौन सा चार्जेबल नहीं है, इनके एग्जाम्पल को अच्छे से रिवाइज करके जाएंगे। और गैल्वेनिक सेल को हम एग्जाम्पल से अच्छे से कंसल्ट कर लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, जिसपे से एक क्वेश्चंस आपको 100% मिलेंगे, और वो क्वेश्चंस आपका क्या है, वो क्वेश्चंस है सेल कांस्टेंट, इनकी यूनिट अच्छे से तैयार होनी चाहिए, मोलर कंडक्टिविटी एंड कोलराउस लॉ। तो कोलराउस लॉ पर प्लीज एक न्यूमेरिकल्स आपके एनसीईआरटी में ऑलरेडी 2-3 न्यूमेरिकल्स एक ही जगह दिए हैं, इसमें से इस न्यूमेरिकल्स को अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे। कप्पा m इक्वल टू नंबर ऑफ कैटायन नंबर ऑफ एनायंस के जो वॉल्यूम है उनके साथ उनका मल्टीप्लाई होता है। तो अब ज़्यादा एक्सप्लेन वीडियो आपको देखना नहीं है, आपको सब कुछ अपने सालभर क्लास अटेंड की है, आपके पास नोट्स है, आपके पास PYQ भी है, तो किस चैप्टर से किस क्वेश्चंस को हम टच करेंगे वो हम आपको केवल बताएंगे कि आपका कोई टॉपिक इधर छूटने ना पाए। ठीक है, फिर हमारा है थर्ड चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ लॉ। तो रेट ऑफ लॉ और रेट ऑफ रिएक्शंस में डेफिनेशन आपसे नहीं पूछी जाएगी, ये बात याद रखना है। डेफिनेशन बहुत पुरानी चीज हो गई है। क्वेश्चन बनेंगे आपका अफेक्टिंग ऑफ फैक्टर, रेट ऑफ रिएक्शंस को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट कर सकते हैं,
इफेक्ट मीन्स रिएक्शन आपका डिक्रीज हो जाएगा या रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाएगा, उसको कौन कौन से फैक्टर हैं जो इफेक्ट करते हैं, लाइक दिस प्रेशर हो गया, फिर इसके बाद टेम्परेचर हो जाएगा, प्रेशर, टेम्परेचर, कंसंट्रेशन, कैटालिस्ट। तो इन सब चीज़ों से डिसाइड हो जाएगा कि हमारा कौन कौन सा ऐसा फैक्टर है जो रेट ऑफ रिएक्शंस को इफेक्ट कर सकता है। इसके बाद है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एंड सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जीरो हो सकता है लेकिन मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन जीरो नहीं हो सकती है, तो इस चीज़ का याद रखना है आप लोगों को। और तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस की यूनिट, जीरो ऑर्डर की यूनिट, फर्स्ट ऑर्डर की यूनिट, सेकेंड ऑर्डर की यूनिट अच्छे से आप तैयार करेंगे, उसको आप मिस नहीं करेंगे। आपके बुक में टेबल्स में दी गई है जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, और इनका फॉर्मूला भी होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की यूनिट के इक्वल कांस्टेंट कंसंट्रेशन अपॉन टाइम करके फॉर्मूला है, उस पर भी आप देख सकते हैं। मॉलिक्यूलरी ऑफ रिएक्शन, ठीक है। सो अब यूनिट हो गया, इसके बाद एक इसी में रिएक्शन है स्यूडो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। तो जो स्यूडो यूनिमॉलिक्यूलर आपका रिएक्शन है, उस रिएक्शंस में ये है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 होगा बट मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन 2 होगी। ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस 1 होगा स्यूडो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शंस, सो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 बट मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन 1, सॉरी, इसमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 है और मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन 2 है। तो इनका दो एग्जाम्पल है, एक तो इन्वर्जन ऑफ शुगर है और एक एस्टरिफिकेशन है। एस्टरिफिकेशन मीन्स एस्टर और एल्कोहल दोनों का रिएक्शन हम करेंगे। तो एल्कोहल और प्लस आपका कार्बोक्सिलिक एसिड दोनों का रिएक्शन करेंगे, COOH, कोई भी कार्बोक्सिलिक ले लेंगे और कोई भी एल्कोहल ले लेंगे, तो इन दोनों के मिलने से वाटर निकल जाएगा और जो आपका बचेगा RCOOR, ये एस्टर बन जाएगा। तो एस्टर का फॉर्मेशन एस्टरिफिकेशन हो जाता है। तो नेक्स्ट पॉइंट यूनिट हो गया आपका जीरो ऑर्डर का, फर्स्ट ऑर्डर का, सेकंड ऑर्डर का। फिर एक क्वेश्चन आप हाफ लाइफ पे प्रैक्टिस करके जाएंगे। आपको मालूम है के इक्वल टू 0.693 अपॉन टी हाफ है फॉर्मूला। तो एक क्वेश्चन आप इस पे प्रैक्टिस कर लेंगे, के की वैल्यू पूछी जा सकती है, नहीं रेट कांस्टेंट की वैल्यू पूछी जा सकती है, या फिर टी हाफ की वैल्यू पूछी जा सकती है। फिर एक क्वेश्चन है आपका रेट कांस्टेंट पर। रेट कांस्टेंट मोस्टली 99% चांस है कि वो फर्स्ट ऑर्डर पे क्वेश्चन बनते हैं। फर्स्ट ऑर्डर का आपको फार्मूला पता होना चाहिए, के इक्वल टू आपका 2.303 अपॉन टी। ज़्यादा टाइम हम इसमें नहीं देंगे, आपको मालूम है कि इस फार्मूले पे एक क्वेश्चन आता है जैसे कि 50% रिएक्शन इतने मिनट में कंप्लीट हो रहा है, तो 25% कितने मिनट में कंप्लीट होगा, या 90% कंप्लीट हो रहा है तो 10% कितना होगा। इस टाइप पे एक न्यूमेरिकल्स आप प्रैक्टिस करके जाएंगे, ठीक है। फिर इसके बाद हमारा जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है एक्टिवेशन एनर्जी, जिसको हम लोग आर्हेनियस के इक्वेशन से सॉल्व करते हैं। तो इस पर एक क्वेश्चंस आप लगा के जाएंगे और इसका जो ग्राफ है रिएक्टेंट वर्सेस कंट्रास्ट में आपका हमेशा नेगेटिव होता है, इस ग्राफ को भी तैयार करके जाएंगे। फिर एक्टिवेशन एनर्जी आर्हेनियस इक्वेशंस हो गया। आर्हेनियस इक्वेशंस में हम E A की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, जो आपका फॉर्मूला होता है log K2 अपॉन K1 इक्वल EA अपॉन 2.303 RT, ब्रैकेट्स में 1/T1 माइनस 1/T2। तो याद आ गया होगा हम किस फार्मूले की बात कर रहे हैं, उसको आप अच्छे से रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। फिर एक है कोलिजन्स थ्योरी। तो कोलिजन थ्योरी पे एक 60 क्वेश्चन आपका बन सकते हैं, कोलिजन थ्योरी को आप रिवाइज कर लेंगे।
फिर आते हैं हम नए चैप्टर पे, डीएफ ब्लॉक एलिमेंट्स पे। डीएफ ब्लॉक एलिमेंट्स जो चैप्टर है बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर में हमको सब कुछ आता है। ये एक स्कोर वाला चैप्टर बोला जाए तो गलत नहीं होगा। इस चैप्टर से हमको सब चीज़ें आती हैं, बट ये कि जल्दबाजी में गलत हो सकता है, तो प्लीज़ इतने टॉपिक को आप जरूर रिवीजन करके जाएंगे। एक तो 3D सीरीज के जो एलिमेंट्स हैं स्कैंडियम से जिंक तक है, उनको आप अच्छे से रिवाइज करेंगे। इसके बाद 4D सीरीज है, 5D सीरीज है, आपके पास जैसा टाइम होगा आप इसको मैनेज कर लेंगे। इसके बाद हमारा जो सबसे मेन इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस को आप एक एग्जांपल्स हम दे रहे, जैसे Fe है, एटॉमिक नंबर 26 है, कॉन्फ़िगरेशन 4s2 है, 3D 6 है। अब सपोज दैट Fe पे अगर +2 का चार्ज होगा तो ये आउटर सेल है 4, ये नंबर ऑफ 4 ऑर्बिट है, तो फर्स्ट 2 इलेक्ट्रॉन जो आपके रिमूव होंगे वो फ्रॉम आउटर सेल से रिमूव होंगे। सो 4s आपका 0 हो जाएगा और 3D 6 हो जाएगा। इन केस अगर इस पर +3 का चार्ज होगा तो 2 इलेक्ट्रॉन इधर से निकलेंगे, फिर एक इधर से निकलेगा, तो 3D 5 हो जाएगा। तो प्लीज़ इस कैलकुलेशन को अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। PYQ में बहुत से क्वेश्चन आए हैं कॉन्फ़िगरेशन पे, उनको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। फिर इंथैल्पी आयोनाइजेशन एनर्जी, इस पे किस टाइप का क्वेश्चन बनता है, जैसे क्रोमियम +4 है, मैग्नीशियम +4 है, ठीक है, और या फिर आयरन के ऊपर +2 है और मैग्नीज के ऊपर +2 है। तो आयरन के ऊपर भी +2 का चार्ज है, मैग्नीज के ऊपर भी +2 का चार्ज है, लेकिन इनका जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो 3D 6 होगा और इनका जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो 3D 5 होगा। तो 3D 5 के केस में क्या होगा कि वो हाफ फील्ड स्टेबल होगा, और Fe+2 के केस में 3D 6 जो है वो हाफ फील्ड स्टेबल नहीं होगा। तो इस केस में अगर देखा जाएगा तो इनसे इलेक्ट्रॉन लॉस करना काफ़ी डिफिकल्ट होगा, एनर्जी ज़्यादा रिक्वायर्ड होगी, और इससे अगर एक इलेक्ट्रॉन निकालना होगा तो एनर्जी ईजिली आपका जो है बहुत कम लगेगा, इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, लेकिन इनसे नहीं निकलेगा क्योंकि ये हाफ फील्ड को फॉलो करते हैं। तो इस बेस पे 1-2 न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी में दिए गए हैं, वहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, इसको देख सकते हैं। इस वीडियो को बनाने का हमारा केवल इतना ही टारगेट है कि आप लोगों का कोई इम्पोर्टेंट पॉइंट मिस ना हो, ठीक है। फिर एक सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो बहुत ज़बरदस्त है, वो है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। सो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के अकॉर्डिंग हम मैग्नेटिक बिहेवियर डिसाइड कर सकते हैं। मैग्नेटिक बिहेवियर मीन्स डायामैग्नेटिक होगा या पैरामैग्नेटिक होगा, ठीक है। तो अगर आपका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है तो वो आपका जो है पैरामैग्नेटिक होगा, अगर सभी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है तो वो डायामैग्नेटिक होंगे। तो पैरामैग्नेटिक और डायामैग्नेटिक का अच्छे से आप तैयारी करेंगे, और फिर इसी में एक मैग्नेटिक मूवमेंट μ होगा आपका n और n+2 और Bm, और इसको ब्रैकेट में करेंगे। ये आपको मालूम है, अगर 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होगा तो उनका मैग्नेटिक मूवमेंट 0 होगा, 1 इलेक्ट्रॉन अगर है तो उनका 1.732 होगा, और 2 है तो 2.83 होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड होंगे। कलर होने का मतलब है डी ट्रांजिशन होना, ठीक है ना। तो डी ट्रांजिशंस में क्या होगा, ये आपके 5D ऑर्बिटल्स हो गए, फिर इनको हम ब्रेक करेंगे, और ये आपको पता है कि ये Eg का पार्ट है और ये T2G का पार्ट है। तो ये T2G का पार्ट है, Eg का पार्ट है। जब एक इलेक्ट्रॉन इसमें अनपेयर्ड होगा, लाइक दिस एग्जांपल ले लें हम, टाइटेनियम H2O का होल 6+3। इस केस में टाइटेनियम के पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, सो ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड है ये। सो ऑक्टाहेड्रल के साथ साथ इसमें एक इलेक्ट्रॉन बचेगा, तो यूवी लाइट के प्रेजेंस में
ये इलेक्ट्रॉन T2G से Eg में इंटर करेगा, इसी को हम बोलते हैं DD ट्रांजिशन। ठीक है, तो DD ट्रांजिशन पे एक क्वेश्चन होगा, और ये DD ट्रांजिशन की वजह से कलर कंपाउंड होंगे, और ये ध्यान रखना है किसमें कलर होगा किसमें कलर नहीं होगा, यानी कि अनपेड इलेक्ट्रॉन आप डिसाइड कर सकते हैं। तो इस टॉपिक को हम लोग कोऑर्डिनेशन में भी डिस्कस करते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट आपका प्रिपरेशन ऑफ केमेनोफोर एंड देयर केमिकल प्रॉपर्टीज। तो इनके जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं इन दोनों का, उसका एक हम अलग वीडियो बना के देंगे। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, आपके प्रिपरेशन में कितना ये हेल्पफुल है, इसको आप कमेंट करके बताएंगे। तो रिएक्शन जो है केमेनोफोर का K2Cr2 पे 2 रिएक्शन आएंगे, 100% गारंटी है, इस पे 2 रिएक्शन आएंगे। तो कुल मिला के 16-17 रिएक्शन का एक हमने अलग से PDF बनाया है, उसको हम टेलीग्राम चैनल पे भी सेंड कर देंगे, और उसका एक अलग से वीडियो बनाएंगे। ठीक है, तो इसका प्रिपरेशन किससे बनाया जाता है? अब जैसे केमेनोफोर है, तो केमेनोफोर जो है आपका पायरोल्यूसाइड से बनाया जाता है, जिसमें MnCl2 और MnO2 दो फार्मूले हैं। MnO2 से भी बना सकते हैं, MnCl2 से भी बना सकते हैं। K2Cr2O7 आयरन क्रोमाइड से बनाएंगे। तो किससे प्रिपरेशन किया जाता है वो भी, और कैसे किया जाता है, क्योंकि MCQ में कुछ भी पूछा जा सकता है। तो इन दोनों का प्रिपरेशन आप अच्छे से तैयार करेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद आता है टॉपिक हमारा लेंथेनाइट कंट्रैक्शन का। तो लेंथेनाइट कंट्रैक्शन 1 मार्क का है, इसको आप तैयार करेंगे, और इसके कंट्रैक्शन की वजह से जो न्यूक्लियर इफेक्ट होता है इफेक्ट नहीं होता है। सो लेंथेनाइट कंट्रैक्शन, और ठीक इसी का एक इनका बिग ब्रदर है जिसको एक्टेनाइट कंट्रैक्शंस बोलते हैं। तो लेक्टेनाइट और एक्टेनाइट दोनों कंट्रैक्शन को आप अच्छे से तैयार करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ लेंथेनाइड एंड एक्टेनाइड, तो ये टॉपिक आपका बहुत इम्पोर्टेंट है, इस टॉपिक को आप मिस नहीं करेंगे, क्योंकि 4F ब्लॉक में जितने भी लेंथेनाइड्स होंगे एक्टिनाइड्स होंगे 5F ब्लॉक में होंगे। तो प्लीज़ इसको अच्छे से तैयार करेंगे। और इसमें जो 4F ब्लॉक है, 4F ब्लॉक में आपका एक चीज़ है जो आपको ध्यान रखना है, वो ये ध्यान रखना है कि 4F ब्लॉक में सीरियम 58 से ल्यूटेशियम 71, ये आपके 14 एलिमेंट्स आएंगे, और इनका जो कॉन्फ़िगरेशन होगा 4F 5D और 6S होगा। तो 6S2 हमेशा होगा, और जो इलेक्ट्रॉन बचेंगे 4F में होगा। बस ये याद रखना कि सीरियम और गैडोलिनियम और फिर आपका ल्यूटेशियम, ये 3 लोग ऐसे हैं कि जिनके D में भी 1 इलेक्ट्रॉन्स आपके पाए जाएंगे। ठीक है, तो ये 3 एलिमेंट्स ऐसे हैं जिसमें D1 का कॉन्फ़िगरेशन होगा, बाकी और जितने भी एलिमेंट्स होंगे सब में D में 0 होगा। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना। NCERT में टेबल जो है बुक में चैप्टर में, उसको अच्छे से एक बार देख लेना। ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो सीरियम एक ऐसा एलिमेंट है कि जो +4 में स्टेबल है, बाकी और भी 2 एलिमेंट्स हैं जो स्टेबल्स होते हैं, लेकिन आपके 12th स्टैंडर्ड से सीरियम हमारा जो है वो ज़्यादा स्टेबल्स होता है। ठीक है, तो इस हिसाब से वैसे ऑक्सीडेशन स्टेट के मैटर में लेंथेनाइड +3 में ही स्टेबल है, लेकिन सीरियम एक है जो +4 में स्टेबल होगा। तो ये चीज़ याद रखना, सीरियम +4 में होगा, और बाकी जो लेंथेनाइड है वो +3 में होगा। लेकिन एक्टिनाइड के केस में जस्ट अपोजिट है। एक्टिनाइड में आप NCERT का बुक देखेंगे तो उसमें कुछ एलिमेंट्स हैं जो +3 में स्टेबल हैं, कुछ +4 में स्टेबल हैं, कुछ +5 में हैं, कुछ +6 में हैं, कुछ लोग +7 में हैं। तो इनका जो है एक बार ज़रूर आप लोग देख के जाइएगा।
इस वीडियो को बस इतना हम इसलिए बना रहे हैं कि आपने बहुत अच्छे से तैयारी की होगी, बहुत अच्छे से आपने पढ़ाई कर ली होगी, क्वेश्चंस भी लगा लिए होंगे, लेकिन जो जो मेन चीज़ है वो एक बार हम आपको बता दे रहे हैं कि उतना चीज़ आपसे मिस नहीं होना चाहिए। अभी भी आपके एग्जाम में कुछ टाइम है जिसमें से आप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख सकते हैं। फिर आपका लास्ट टॉपिक है डी एफ ब्लॉक का नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन द 4f ब्लॉक आयंस और मेटल्स। तो नंबर ऑफ आयंस यानी नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जैसे आपने 3D 4D में निकालते हैं वैसे आपको इधर भी प्रैक्टिस करना होगा। सो प्लीज इसमें भी मैग्नेटिक मोमेंट्स मिलेंगे, इसमें भी वही फॉर्मूला लगेगा म्यूचुअल टू n+2 ब्रैकेट में। ओके, सो प्लीज इसको आप अच्छे से रिवीजन करिए। अब देखिए एक लास्ट क्वेश्चन से हमने बताया भी था कि कैसे आपको एक्सप्लेन करना है, कैसे पूछेगा। तो ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। Chromium+2 is strong reducing and Mn+3 is more oxidizing. Okay, and this type of other question। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपका जरूर बनेगा। Chromium+2 रिड्यूसिंग एजेंट है, Mn+3 इज मोर ऑक्सीडाइजिंग है। क्यों है? क्योंकि जो क्रोमियम प्लस हमारा 2 है उसका जब कॉन्फ़िगरेशन आप करेंगे सो उसका कॉन्फ़िगरेशंस Chromium+2 का कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 3D4 होगा। ठीक है, तो 3D4 होगा। फिर इसके बाद जब आप Mn+3 का करेंगे तो Mn+3 में क्या होगा कि 3D4 भी होगा। ठीक है ना। तो अब ये जो है इसका कॉन्सेप्ट हम T2G और EG से ले जाते हैं, क्योंकि जब D में आपके 4 होंगे ना, ये देखिए D में आपके 5 सब ऑर्बिटल से 4 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4। तो इसके जब दो पार्ट्स आप करेंगे EG ऊपर हो जाएगा, T2G नीचे होगा। तो और रिड्यूसिंग एजेंट तो एक इलेक्ट्रॉन ये जब लॉस करेगा तो 3 बचेंगे इनके, तो 1 2 3 ये हाफ फील्ड स्टेबल हो जाएगा। तो इसको हमने क्लास में बताया भी अच्छे से, वो आप देख सकते हैं कॉपी में। फिर इसके बाद हमारा सबसे लास्ट चैप्टर जो इनऑर्गेनिक का है वो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। सो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के ऊपर कम से कम 6-7 वीडियो हम बना दिए हैं। बस उस वीडियो से अब आपका इधर ज़्यादा टाइम नहीं है, इसलिए आपको बस इस चैप्टर में क्या क्या इम्पोर्टेंट आपको रखना है वो चीज़ है। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट है जो आपके पास है वो आईपीसी है। ठीक है ना, आईपीसी को आप मिस नहीं करेंगे, आईपीसी अच्छे से प्रैक्टिस करके जाएंगे। और इस आईपीसी में 3 चीज़ों का ध्यान रखना है। पहला एनायनिक आईपीसी और एक न्यूट्रल है और एक हम कैटायनिक बनाए हैं। इसमें देखिए पोटेशियम जो आपका है, पोटेशियम के ऊपर जो चार्ज है वो +4 का चार्ज है। तो जब ये आपका लेफ्ट साइड होगा, ये आपका ब्रैकेट्स है, और ब्रैकेट्स के जब कोई लेफ्ट साइड होगा इट मीन्स वो पॉजिटिव है और यह हमारा जो है निगेटिव है। तो जब निगेटिव होगा तो उसमें 8 लगेगा, मेटल के नेम में 8 लगेगा, कॉन्सेप्ट आपको मालूम है। और जब लेफ्ट राइट कोई नहीं है, ना इधर लेफ्ट में है ना कोई राइट में है, तो न्यूट्रल चार्ज हो जाएगा। कोई इसके ऊपर चार्ज भी नहीं है लगा हुआ है तो ये न्यूट्रल हो जाएगा। इसमें केवल मेटल का नाम होगा और ऑक्सीडेशन नंबर में 0 या फिर नील भी लिख सकते हैं। इस टाइप का अगर आपका यूपीसी दिया गया है, ब्रैकेट के राइट साइड में है तो सल्फेट ऑलरेडी निगेटिव है। अब सल्फेट के ऊपर 2 निगेटिव चार्ज होगा तो सीधी सी बात है कि कॉम्प्लेक्स के ऊपर हमारा +2 का चार्ज है। तो इस आईपीसी को अच्छे से आप देख सकते हैं, बहुत से वीडियो भी अवेलेबल है यूट्यूब पे, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। अदरवाइज आप अपने नोट्सबुक से आईपीसी को जरूर रिवीजन करेंगे। इसी में अगर देखा जाए तो जो K4 है वो हमारा आउटर आयन होता है, और जो 6 हमारा ये दिया है, 6 हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर है, और जो 6 है वो हमारा सेकेंडरी बैलेंसी भी है। CN साइनाइड अमोनिया, इधर कार्बोनिल, ये कोबाल्ट नहीं है कार्बोनिल है, तो ये सब हमारे लीगेंड होते हैं। ठीक है ना। अब जब लीगेंड की बात आ रही है तो लीगेंड हमें पता होना चाहिए कि मोनोडेंटेट लीगेंड है, बाईडेंटेट लीगेंड, ट्राईडेंटेट लीगेंड है, यानी टाइप्स ऑफ लीगेंड भी होना चाहिए क्लियर, क्योंकि हम उसी से फिर
चेक करते हैं। एक क्वेश्चन आपको और हम बता दें इसी में कि जो ये हमारा एग्जाम्पल से K4 FeCnO6, अगर इसको हम ब्रेक करेंगे तो 4 पोटेशियम हमारे अलग होंगे और फिर FeCN6 अलग होगा, इसके ऊपर -4 का चार्ज लगेगा। तो टोटल नंबर ऑफ आयंस अगर देखेंगे इस फॉर्मूले में तो 4 पोटेशियम हो जाएंगे, 4 आयंस हो जाएंगे और एक ये हो जाएगा, तो टोटल देखा जाए कितने हो गए, 5 हो गए। तो इस पर क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, तो प्लीज इस चीज को देखिएगा कि किस टाइप के आयंस बनेंगे, कितने नंबर ऑफ आयंस बनेंगे। तो 4 इधर हो जाएगा, एक इधर हो जाएगा, 5। सेम अगर हम यही एग्जाम्पल्स इनके लिए ले लें तो इसको जब आप ब्रेक करेंगे तो सल्फेट के ऊपर 2 निगेटिव चार्ज होगा और प्लस ZnNH3 का होल टेट्रा होगा, इसके ऊपर +2 का चार्ज होगा। लेकिन नंबर ऑफ आयंस 2 निकलेंगे क्योंकि एक सल्फेट होगा और एक ये होगा, तो इसमें 2 आयंस बनेंगे, इसमें 2 आयंस बनेंगे, इसमें आपके 5 आयंस बनेंगे और इसमें आपका 0 आयंस बनेगा। तो ये भी आपका क्लियर हो गया टॉपिक इस पे। फिर आते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ लिगेंड हो जाएगा, नंबर ऑफ आयंस हो गया, लिगेंड हो गया, कीलेट। कीलेट की अगर हम बात करें तो कीलेट आपको वहां मिलेगा जहां बाइडेंटेट लिगेंड होगा। अब जैसे एक एग्जांपल है Fe और इसके साथ En का होल थ्राइस अगर लगा हो, ठीक है ना, तो En आपका बाइडेंटेड लिगेंड है, तो 3 बाइडेंटेड लिगेंड होंगे तो ये ट्रिस्कीलेट होगा। तो कहीं ट्रिस्कीलेट बनेगा, कहीं बिस्कीलेट बनेगा, कहीं मोनो बनेगा, तो ट्रिस की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। फिर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो हाइब्रिडाइजेशन पर है। हाइब्रिडाइजेशन पर हमारे बहुत से वीडियो हैं और भी लोगों के वीडियो हैं यूट्यूब चैनल पे, कमी नहीं है वीडियो की भरमार है। तो प्लीज ये जो हमारा FeCN6 है, एक एग्जाम्पल हम इसमें बहुत कम समय में सॉल्व करेंगे। तो पॉइंट ये है कि जो FeCN6 है इसमें Cn एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है और F एक वीक लिगेंड है। तो जो वीक लिगेंड होगा तो हाइब्रिडाइजेशन हमारा आउटर का बनेगा और जब स्ट्रॉन्ग होगा तो वो इनर का बनेगा। क्लियर हो गया, क्योंकि स्ट्रॉन्ग की वजह से इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग हो जाएगा और वीक लिगेंड से पेयरिंग नहीं हो पाएगा। तो इसको कॉपी में अच्छे से आपने किया होगा, बुक में भी दिया है, तो वहां से भी आप इस चीज को देख सकते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है वो है आइसोमर। अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे आपका जो देखा जाए तो एक आपका स्ट्रक्चरल आइसोमर है जो आपके 4 टाइप्स के होते हैं। आपको मालूम होगा हाइड्रेशन आइसोमर, आयोनाइजेशन आइसोमर, कोऑर्डिनेशन आइसोमर, लिंकेज आइसोमर। तो ये 4 आइसोमर्स आपके स्ट्रक्चरल हैं और 2 ऑप्टिकल से RL और आपका जो है D। और ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में एक आपका सिस और एक ट्रांस है। तो एक चीज़ और है, सिस्प्लेटिन का यूज करते हैं कैंसर थेरेपी में, तो इसको अच्छे से रिवाइज कर लेंगे। मैग्नेटिक मूवमेंट आपका यहाँ भी यूज होगा, तो मैग्नेटिक मूवमेंट पे 1 नंबर का क्वेश्चन फिक्स है, उसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। फिर इस चैप्टर में वार्नर थ्योरी आपसे पूछी जा सकती है। सो वार्नर थ्योरी 1 नंबर का 2 नंबर का हो सकता है। बीबीटी की लिमिटेशंस पूछी जा सकती हैं, CFT पूछी जा सकती है। CFSC पे चांस कम है, यूपी बोर्ड में CFSC पे क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन CBSE में क्वेश्चन जल्दी नहीं पूछा जाता। लेकिन हाँ, पेयरिंग का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पेयरिंग स्टेबल है कि नहीं है। फिर स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ऑलरेडी आप तैयार कर लेंगे, क्योंकि अगर स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आपका नहीं तैयार है तो फिर आप हाइब्रिडाइजेशन इनर आउटर का डिसाइड नहीं कर पाएंगे। स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल, तो 2 टाइप की स्प्लिटिंग होती है, एक ऑक्टाहेड्रस में स्प्लिटिंग होगी और एक आपके टेट्राहेड्रल में होगी। होती तो स्क्वायर प्लेनर में भी है, लेकिन आपके सिलेबस में वो नहीं है, केवल ऑक्टाहेड्रस है और हमारे पास टेट्राहेड्रल की स्प्लिटिंग है। तो ऑक्टाहेड्रस में ध्यान रखना कि EG का पार्ट ऊपर होगा, T2G का पार्ट नीचे होगा, और टेट्राहेड्रस में T2 ऊपर होगा, E नीचे होगा। इसमें G का यूज नहीं होगा क्योंकि इसमें सिमेट्री नहीं होती है, G फॉर ग्रेड होता है,
तो टेट्राहेड्रल में यूज नहीं होगा, क्योंकि टेट्राहेड्रल में नो सिमेट्री होगी और ऑक्टाहेड्रल में सिमेट्री होगी। तो इस चीज का भी ध्यान रखना कि हो सकता है आपसे पूछा जाए सिमेट्री, तो टेट्राहेड्रल में सिमेट्री नहीं होगी, ऑक्टाहेड्रल में सिमेट्री होगी। फिर एक क्वेश्चन हमने दिया है कि Cr यानी क्रोमियम NH3 का होल 6+3 इस पैरामैग्नेटिक है एंड NiCN का होल टेट्रा -2 इसे डायमैग्नेटिक है। क्यों है? तो ऐसा इसलिए है, सीधी सी बात है कि अमोनिया एक आपका वीक लिगेंड है और साइनाइड एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। तो इस कंडीशन में अगर कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो क्रोमियम का जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा, क्रोमियम के ऊपर +3 का चार्ज बनेगा। क्यों? क्योंकि अमोनिया आपका न्यूट्रल है तो 0 चार्ज हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई होगा 0 हो जाएगा। और निकिल में क्या है, साइनाइड आपका एनायनिक लिगेंड है, -1 का चार्ज है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो निकिल के ऊपर जो है आपका +2 हो जाएगा। तो निकिल के ऊपर आपका +2 का चार्ज बनेगा और इनके ऊपर +3 का चार्ज बनेगा क्रोमियम के ऊपर। तो इनका जब आप हाइब्रिडाइजेशन करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन आपको मालूम होगा, इस टाइप का पूरा हम एक्सप्लेन करके करते हैं तो वो आपका तैयार हो जाएगा। तो चलिए, बेस्ट ऑफ लक, आप लोग तैयारी कीजिए और कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आपके लिए कितना हेल्पफुल है। उसके आधार पे एक ऐसे हम सेकंड पार्ट का फुल वीडियो आपको बना के दे देंगे, वो भी PDF के माध्यम से पूरे नेम रिएक्शन एक्सप्लेन कर देंगे, कौन कौन से ऐसे रिएक्शन है, कौन कौन से ऐसे केमिकल प्रॉपर्टीज है, प्रिपरेशन है, मैकेनिज्म है, जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो हमें पूरा विश्वास है कि ये 30-35 मिनट का जो वीडियो है वो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहा होगा। ठीक है, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा है और सेकंड पार्ट की वीडियो की ज़रूरत है या नहीं है। ओके, तो आप लोग लगे रहिए अपनी तैयारी में, प्रैक्टिस करते रहिए। कोई भी डाउट्स हो तो प्लीज़ उसको आप कांटेक्ट कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल पे। ओके,